अब आप सुनेंगे कविता वर्मा की लिखी कहानी तेरे इश्क पर जां कुर्बान, मेरे यानी आरजे कृतिका की आवाज में। गायत्री निवास में बने मंदिर में पंडित जी मां दुर्गा के सामने खड़े उनकी आरती कर रहे थे। उनके ठीक पास ही क्रीम कलर की सिल्क की साड़ी पहनी गायत्री देवी ताली बजाकर आरती गा रही थीं। गले में महंगे मोतियों की माला और कान में मोतियों के फूल पहने हुए गायत्री देवी को देखकर कोई भी ये समझ जाएगा कि वो किसी बड़े घराने से ताल्लुक रखती हैं। उनके घर के सारे नौकर भी उनके पीछे हाथ जोड़े खड़े थे। गायत्री देवी का ध्यान अपने घर के दरवाजे पर था। वो बार बार दरवाजे की ओर देखे जा रही थी, जैसे उन्हें किसी के आने का इंतजार हो। आरती खत्म होते ही पंडित जी ने गायत्री देवी को आरती देते हुए पूछा, गायत्री जी, आज मधु बिटिया अभी तक नहीं आई? गायत्री ने आरती लेते हुए कहा, हम भी यही सोच रहे हैं पंडित जी कि मधु अब तक आई क्यों नहीं। रोज तो सुबह 6 बजे ही आ जाती है, पर आज तो आरती भी खत्म हो गई पर अब तक नहीं आई। जरूर कुछ बात है, वरना वो कभी लेट नहीं होती। इतना कहकर उन्होंने अपनी नौकर रमेश की ओर देखकर कहा, रमेश, मधु को फोन करो और पूछो कि वो अब तक क्यों नहीं आई। जी। इतना कहकर रमेश तुरंत वहां से चला गया। गायत्री परेशान होकर लिविंग में रखे बड़े से सोफे पर बैठ गई। पास खड़ी उनकी मेट सीमा ने उनसे पूछा, दादी माँ, आपके लिए नाश्ता बना दूं? गायत्री ने बिना कोई जवाब दिए सोफे के पास टेबल पर रखे फोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने लगी। दूसरी ओर बेल बज रही थी पर कोई फोन नहीं उठा रहा था। उन्होंने फिर से कोशिश की, पर इस बार भी किसी ने फोन नहीं उठाया। गायत्री देवी ने परेशान होकर रिसीवर टेबल पर रख दिया। पास खड़ी सीमा ने फिर से पूछा, दादी माँ, आपको दवाई भी तो लेनी है, मैं आपका नाश्ता बना देती हूँ। गायत्री ने गुस्से में कहा, हमें भूख नहीं है, तुम जाओ। क्यों भूख नहीं है आपको? इतना सुनते ही गायत्री देवी ने दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे पर एक 23-24 साल की लड़की पीले रंग की शॉर्ट कुर्ती और चूड़ीदार पहने खड़ी थी, जिसने हरे रंग का दुपट्टा अपने गले में डाला हुआ था। रंग गोरा, काली काली कजरारी आंखें जिसमें हल्का सा काजल लगा हुआ था, एक लंबी सी चोटी जो उसने अपने दाएं कंधे पर डाली हुई थी। गुलाबी होठों पर हल्की सी पिंक कलर की लिपस्टिक लगी हुई थी। होठों पर आ रही उस लड़की के बालों की एक लट जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही है। उसने अपने बाएं कंधे पर एक बैग टांगा हुआ था और वो अपनी चप्पलों को जोड़े हुए हाथ में लिए खड़ी थी। गायत्री उसे देखते ही मुस्कुरा दी और बोली, मधु। मधु ने अपनी चप्पलें दरवाजे पर पटकी और अंदर आई। उसने गायत्री के पैर छूकर कहा, गुड मॉर्निंग दादी माँ। गायत्री ने मुस्कुराते हुए मधु के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बेटा। वैसे ये चप्पलें हाथ में लिए क्यों खड़ी थी आप, और आज आपको इतनी देर कैसे हो गई? गायत्री ने सोफे से उठकर पूछा। मधु ने मुस्कुराते हुए मासूमियत से जवाब दिया, वो क्या है ना दादी माँ, आज मेरी बस मिस हो गई और मुझे पैदल यहाँ तक आना पड़ा, और ये मेरी चप्पल, इसने भी मुझे रास्ते में धोखा दे दिया, टूट गई। गायत्री ने थोड़ा झुककर मधु की चप्पल की ओर देखा और कहा, बेटा, ये तो पूरी तरह टूट गई है। आपको इन्हें रास्ते में ही किसी डस्टबिन में फेंक देना चाहिए था। और आप पैदल क्यों आई? ऑटो से भी तो आ सकती थी ना। मधु ने मुस्कुराते हुए अपना बैग सोफे पर रखा और किचन की ओर बढ़ते हुए बोली, चप्पल इतनी भी नहीं टूटी है दादी माँ, मैं जाते टाइम रास्ते में ठीक करवा लूंगी। इतना कहकर मधु ने किचन में बनी वॉश बेसिन के पास रखे साबुन से अपने हाथ धोए और फ्रिज से मौसम्बी निकालकर फिर से लिविंग रूम में आ गई। उसने टेबल पर मौसम्बी की प्लेट रखी और खुद जमीन पर बैठकर मौसम्बी छीलने लगी। गायत्री सोफे पर बैठकर मुस्कुराते हुए मधु को देख रही थी। मधु ने मौसम्बी छीलते हुए कहा, वैसे दादी माँ, ये तो बहुत गलत बात है। अगर मैं थोड़ा लेट हो गई थी तो आपको नाश्ता कर लेना चाहिए था ना। आपको दवाई भी तो लेनी होती है, और आप जानती है ना कि आपका ख्याल रखना ही मेरा काम है। अगर आपका बीपी और शुगर 1% भी बढ़ा तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी ना। तभी सीमा हाथों में चाय की ट्रे लिए वहां आई और उसने चाय मधु के सामने रखकर कहा, दादी, आपके लिए चाय। मधु हैरानी से सीमा को देखने लगी। ये देखकर गायत्री ने तुरंत कहा, बेटा, इतनी दूर पैदल चलकर आई हैं आप, ये अदरक और तुलसी वाली चाय है, इसे पियोगी तो आपकी थकान उतर जाएगी। पर मैं घर से चाय पीकर आई हूँ दादी माँ, इसीलिए सीमा, ये चाय आप पी लीजिए। मधु ने सीमा की ओर देखकर कहा, हमें पता है बेटा कि आप अपने घर से चाय और नाश्ता करके आती हैं, पर फिर भी आपको ये चाय हमारे लिए पीनी होगी, समझी आप? मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जी दादी माँ, मैं समझ गई। इतना कहकर मधु हंस दी और सीमा भी। वैसे आपने हमें बताया नहीं कि आप पैदल क्यों आई और ऑटो से क्यों नहीं आई? गायत्री ने न्यूज़पेपर उठाते हुए पूछा। मधु चाय का कप सोफे पर उठाकर बैठी और बोली, दादी माँ, आपको कुछ पता नहीं है, ये ऑटो वाले ना लोगों को बहुत लूटते हैं। 4 कदम चलने के ही ना 100 रुपए ले लेते हैं।
ये सुनकर गायत्री मुस्कुरा दी और बोली, आगे कुछ मत कहिए बेटा, हम समझ गए कि आप इतनी दूर पैदल चलकर क्यों आई हैं। मधु भी मुस्कुरा दी। उसने जल्दी से अपनी चाय खत्म की और गायत्री से कहा, दादी माँ बस 10 मिनट में ना आपका नाश्ता रेडी हो जाएगा, मैं अभी बना कर लाती हूँ। इतना कहकर मधु ने अपने एक हाथ में चाय का कप और दूसरे हाथ में प्लेट उठाई और किचन में चली गई। गायत्री उसे जाता देखकर मुस्कुराते हुए बोली, पागल लड़की। तभी गायत्री के मोबाइल की बेल बजने लगी। स्क्रीन पर रोहित लिखा देखकर वो बहुत खुश हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए फोन रिसीव करते हुए कहा, रोहित। गुड मॉर्निंग दादी माँ, कैसी हैं आप? दूसरी ओर से रोहित ने पूछा। गायत्री ने मुस्कुराते हुए टेबल पर रखी रोहित की तस्वीर उठाकर देखते हुए कहा, आपकी आवाज सुन ली हमने, इसीलिए अब हम बिल्कुल ठीक हैं। बस अब अगर आप आ जाएं और हम आपको देख लें तो फिर हमें दवाइयों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप सुनेंगे कविता वर्मा की लिखी कहानी तेरे इश्क पर जां कुर्बान, मेरे यानी आरजे कृतिका की आवाज में। गायत्री ने मधु के हाथ से जूस का ग्लास लिया और मधु को देखने लगी। मधु ने अपने सिर से चुनरी हटाई और उसकी घड़ी बनाकर फिर से बक्से में रख दी। गायत्री बिना कुछ कहे जूस पीने लगी। मधु बेड से उठी और उसने बेड के पास रखे टेबल की ड्रॉर खोलकर उसमें से मेडिसिन निकालते हुए कहा, दादी माँ अब आप जल्दी से नाश्ता करके ये मेडिसिन ले लीजिए, फिर हम मंदिर चलते हैं। इतना कहकर मधु ने ड्रॉर बंद की और फिर से गायत्री के पास आकर बैठ गई। गायत्री ने जूस का ग्लास ट्रे में रखा और बोल उठाकर उपमा खाने लगी। एक चम्मच खाते ही गायत्री मुंह बनाने लगी। ये देखकर मधु ने तुरंत कहा, मुझे पता है कि आप ऐसा मुंह क्यों बना रही हैं, पर दादी माँ डॉक्टर ने आपको नमक खाने से मना किया है, इसीलिए मैंने नमक बहुत कम डाला है। तभी मधु के फोन की बेल बजी। उसने अपना फोन उठाते हुए गायत्री से कहा, जल्दी से खाइए, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। इतना कहकर मधु ने फोन रिसीव किया, पर वो हेलो बोलती ही उसके पहले ही दूसरी ओर से आवाज आई, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। मधु के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, मुझे पता था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरा बर्थडे कभी नहीं भूल सकती। थैंक यू मीरा। ये सुनते ही गायत्री ने मधु की ओर देखकर पूछा, मधु आज आपका जन्मदिन है बेटा? मधु ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर हामी भरी। फोन की दूसरी तरफ से मधु की सहेली मीरा ने कहा, चल अब जल्दी से अपने काम से छुट्टी ले, मैं तुझे लेने आ रही हूँ। तू तो अपना बर्थडे कभी नहीं मनाएगी, इसलिए हर बार की तरह इस बार भी तेरे बर्थडे की ट्रीट मेरी तरफ से। तेरे लिए मैं आज कॉलेज भी नहीं गई हूँ। आज हम पहले 56 दुकान जाकर तेरी सारी फेवरेट चीजें खाएंगे, उसके बाद राजबाड़ा जाकर तेरे लिए ढेर सारे झुमके खरीदेंगे और रात में शराफे में चलकर कचौड़ी खाएंगे। मधु ने मुंह बनाकर कहा, इतना कुछ प्लान करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेती। तू जानती है ना कि मैं नहीं आ सकती, और अगर माँ को पता चला तो वो तो बहुत नाराज हो जाएंगी। तेरी माँ तो तुझसे हमेशा ही नाराज रहती है। एक दिन और सही, अभी ड्रामा बंद कर, क्योंकि मैं बस वहां पहुंच ही रही हूँ, समझी तू? मीरा ने गुस्से में कहा। मधु ने मीरा को समझाते हुए कहा, मीरा तू समझ क्यों नहीं रही है, मैं सच में तेरे साथ नहीं आ सकती। मधु ने इतना कहा ही था कि गायत्री ने मधु से उसका फोन छीनकर अपने कान से लगाया और कहा, बेटा हम बोल रहे हैं गायत्री देवी, मधु आपके साथ जरूर आएगी। मीरा ने कार ड्राइव करते हुए कहा, थैंक यू दादी माँ। गायत्री ने खड़े होकर टहलते हुए कहा, थैंक यू तो हमें कहना चाहिए जो आपने हमें ये बताया कि आज मधु का जन्मदिन है, वरना हमें तो बताना जरूरी नहीं समझती है कि आज के दिन इस दुनिया में ये आई थी। दादी माँ मधु को उसका जन्मदिन मनाना पसंद ही नहीं है, शायद इसीलिए उसने आपको नहीं बताया होगा। वो अपने लिए कभी टाइम नहीं निकालती, पर आज मैंने उसके लिए बहुत कुछ प्लान किया है ताकि मैं उसे कम से कम आज तो अपने लिए जिंदगी जीते देख सकूं। मीरा ने उदास होकर कहा। गायत्री ने मधु की ओर देखते हुए पूछा, बेटा आप जल्दी से आ जाइए, हमने मधु को छुट्टी दे दी है। मीरा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू दादी माँ, मैं बस 1 मिनट में पहुंच जाऊंगी। अब हम फोन रखते हैं, आप जल्दी से आ जाइए। इतना कहकर गायत्री ने फोन काट दिया। गायत्री ने मधु के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भगवान आपका दामन खुशियों से भर दे। एक ऐसा राजकुमार आपके लिए भेज दे जो आपसे बहुत प्यार करे और आपको अपनी पलकों पर बिठाकर रखे। मधु ने गायत्री के गले लगकर कहा, थैंक यू दादी माँ, हम अभी आते हैं। इतना कहकर गायत्री रूम से चली गई और उनके जाते ही मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं किसी राजकुमार के सपने नहीं देखती दादी माँ, छोटे छोटे सपने हैं मेरे और मैं अपने उन्हीं सपनों में जीना चाहती हूँ। ऐसा कोई ख्वाब नहीं देखना चाहती जो कभी पूरा ना हो सके। मधु यही सब सोच रही थी कि गायत्री अपने हाथों में एक पैकेट लिए मधु के पास आकर बोली, मधु ये लीजिए बेटा, हमारी तरफ से आपके जन्मदिन का तोहफा। इसकी कोई जरूरत नहीं है दादी माँ, आपका आशीर्वाद ही बहुत है मेरे लिए, मधु ने बहुत प्यार से कहा। गायत्री ने मधु के सिर पर हाथ फेरा और बोली, जरूरत क्यों नहीं है बेटा, हम आपको अपनी पोती रिद्धिमा की तरह ही मानते हैं, तो क्या आप अपनी दादी माँ से एक छोटा सा गिफ्ट नहीं ले सकती? और ये ज्यादा कीमती तोहफा भी नहीं है, आपके लिए साड़ी है,
प्लीज बेटा मना मत करिए, हमारी खुशी के लिए ले लीजिए। थैंक यू दादी माँ। इतना कहकर मधु ने मुस्कुराते हुए पैकेट ले लिया। मधु ने पैकेट बेड पर रखा और टेबल से पानी का ग्लास और मेडिसिन उठाकर गायत्री को देते हुए बोली, ये लीजिए दादी माँ, आपकी मेडिसिन। गायत्री ने मधु के हाथ से मेडिसिन ली और उसे मुंह में रखकर पानी पीने लगी। मधु ने उनके हाथ से पानी का ग्लास लिया और फिर से टेबल पर रख दिया। गायत्री मुस्कुराते हुए मधु को देख रही थी। मधु ने उनके पास आकर पूछा, दादी माँ, अगर मैं मीरा के साथ चली गई तो फिर आप खजराना मंदिर किसके साथ जाएंगी? गायत्री ने बेड पर बैठते हुए कहा, मंदिर तो हम आपके साथ ही जाएंगे, पर आज नहीं परसों, क्योंकि परसों बुधवार है। बुधवार के दिन बप्पा के दर्शन करना शुभ होता है, इसीलिए आप खुशी से अपनी सहेली के साथ जाइए और अपना बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए। इतना कहकर गायत्री ने बेड पर रखा मधु का गिफ्ट उठाकर उसे दे दिया। मधु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आप मुस्कुराती हुई बहुत प्यारी लगती हैं, गायत्री ने फिर से कहा। मधु बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए जाने के लिए जैसे ही पलटी, उसके दुपट्टे से टेबल पर रखा कांच का ग्लास जमीन पर गिरकर टूट गया। मधु ने तुरंत पलटकर देखा और मासूमियत से कहा, आई एम सॉरी दादी माँ। गायत्री मुस्कुरा दी और बोली, हम वही सोच रहे थे कि आज ये चमत्कार हुआ कैसे कि आपसे अभी तक कुछ टूटा ही नहीं। मधु ने सिर झुका लिया तो गायत्री ने फिर से कहा, जाइए बेटा, हम आपकी सैलरी से ना इस ग्लास के पैसे काटेंगे और ना ही आज की लीव के। मधु मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। गायत्री हंसने लगी। मधु जैसे ही अपना बैग कंधे पर टांगे और अपनी टूटी हुई चप्पलें हाथ में लिए भागते हुए गायत्री निवास के मैग्नेट पर पहुंची, उसकी नजरें मीरा पर पड़ी। मीरा ने ब्लैक जीन्स और रेड कलर का टॉप पहना हुआ था। वो अपनी गाड़ी से पीठ टिकाकर अपने हाथों की घड़ी को देखकर मधु के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसकी नजर मधु पर पड़ी, वो मुस्कुराते हुए उसकी ओर दौड़ी और उसे गले लगाकर बोली, हैप्पी बर्थडे। मधु के हाथ से उसकी टूटी हुई चप्पलें छूट गईं और उसने भी मीरा को कसकर पकड़ लिया। मीरा ने मधु को खुद से दूर करते हुए पूछा, ये चप्पल हाथ में लिए क्यों घूम रही है? मधु ने तुरंत अपनी दोनों चप्पलें उठाई और बोली, अरे आज ये रास्ते में टूट गई थी, यहीं पास में मोची बैठता है, हम रास्ते में ठीक करवा लेंगे। ये सुनकर मीरा ने उसके हाथ से उसकी चप्पलें ली और उन्हें देखने लगी। अब आप सुनेंगे कविता वर्मा की लिखी कहानी तेरे इश्क पर जां कुर्बान, मेरे यानी आरजे कृतिका की आवाज में। गायत्री ने मधु के हाथ से जूस का ग्लास लिया और मधु को देखने लगी। मधु ने अपने सिर से चुनरी हटाई और उसकी घड़ी बनाकर फिर से बक्से में रख दी। गायत्री बिना कुछ कहे जूस पीने लगी। मधु बेड से उठी और उसने बेड के पास रखे टेबल की ड्रॉर खोलकर उसमें से मेडिसिन निकालते हुए कहा, दादी माँ, अब आप जल्दी से नाश्ता करके ये मेडिसिन ले लीजिए, फिर हम मंदिर चलते हैं। इतना कहकर मधु ने ड्रॉर बंद की और फिर से गायत्री के पास आकर बैठ गई। गायत्री ने जूस का ग्लास ट्रे में रखा और बोल उठाकर उपमा खाने लगी। एक चम्मच खाते ही गायत्री मुंह बनाने लगी। ये देखकर मधु ने तुरंत कहा, मुझे पता है कि आप ऐसा मुंह क्यों बना रही हैं, पर दादी माँ, डॉक्टर ने आपको नमक खाने से मना किया है, इसीलिए मैंने नमक बहुत कम डाला है। तभी मधु के फोन की बेल बजी। उसने अपना फोन उठाते हुए गायत्री से कहा, जल्दी से खाइए, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। इतना कहकर मधु ने फोन रिसीव किया, पर वो हेलो बोलते ही उसके पहले ही दूसरी ओर से आवाज आई, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। मधु के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, मुझे पता था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरा बर्थडे कभी नहीं भूल सकती। थैंक यू मीरा। ये सुनते गायत्री ने मधु की ओर देखकर पूछा, मधु आज आपका जन्मदिन है बेटा? मधु ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर हामी भरी। फोन की दूसरी तरफ से मधु की सहेली मीरा ने कहा, चल अब जल्दी से अपने काम से छुट्टी ले, मैं तुझे लेने आ रही हूँ। तू तो अपना बर्थडे कभी नहीं मनाएगी, इसलिए हर बार की तरह इस बार भी तेरे बर्थडे की ट्रीट मेरी तरफ से। तेरे लिए मैं आज कॉलेज भी नहीं गई हूँ। आज हम पहले 56 दुकान जाकर तेरी सारी फेवरेट चीजें खाएंगे, उसके बाद राजबाड़ा जाकर तेरे लिए ढेर सारे झुमके खरीदेंगे और रात में शराफे में चलकर कचौड़ी खाएंगे। मधु ने मुंह बनाकर कहा, इतना कुछ प्लान करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेती। तू जानती है ना कि मैं नहीं आ सकती, और अगर माँ को पता चला तो वो तो बहुत नाराज हो जाएंगी। तेरी माँ तो तुझसे हमेशा ही नाराज रहती है। एक दिन और सही, अभी ड्रामा बंद कर, क्योंकि मैं बस वहां पहुंच ही रही हूँ, समझी तू? मीरा ने गुस्से में कहा। मधु ने मीरा को समझाते हुए कहा, मीरा तू समझ क्यों नहीं रही है, मैं सच में तेरे साथ नहीं आ सकती। मधु ने इतना कहा ही था कि गायत्री ने मधु से उसका फोन छीनकर अपने कान से लगाया और कहा, बेटा हम बोल रहे हैं गायत्री देवी, मधु आपके साथ जरूर आएगी। मीरा ने कार ड्राइव करते हुए कहा, थैंक यू दादी माँ। गायत्री ने खड़े होकर टहलते हुए कहा, थैंक यू तो हमें कहना चाहिए जो आपने हमें ये बताया कि आज मधु का जन्मदिन है, वरना हमें तो बताना जरूरी नहीं समझती है कि आज के दिन इस दुनिया में ये आई थी। दादी माँ, मधु को उसका जन्मदिन मनाना पसंद ही नहीं है, शायद इसीलिए उसने आपको नहीं बताया होगा। वो अपने लिए कभी टाइम नहीं निकालती।
पर आज मैंने उसके लिए बहुत कुछ प्लान किया है ताकि मैं उसे कम से कम आज तो अपने लिए जिंदगी जीते देख सकूं, मीरा ने उदास होकर कहा। गायत्री ने मधु की ओर देखते हुए पूछा, बेटा आप जल्दी से आ जाइए, हमने मधु को छुट्टी दे दी है। मीरा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू दादी माँ, मैं बस 1 मिनट में पहुंच जाऊंगी। अब हम फोन रखते हैं, आप जल्दी से आ जाइए। इतना कहकर गायत्री ने फोन काट दिया। गायत्री ने मधु के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भगवान आपका दामन खुशियों से भर दे। एक ऐसा राजकुमार आपके लिए भेज दे जो आपसे बहुत प्यार करे और आपको अपनी पलकों पर बिठा कर रखे। मधु ने गायत्री के गले लगकर कहा, थैंक यू दादी माँ, हम अभी आते हैं। इतना कहकर गायत्री रूम से चली गई और उनके जाते ही मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं किसी राजकुमार के सपने नहीं देखती दादी माँ, छोटे छोटे सपने हैं मेरे और मैं अपने उन्हीं सपनों में जीना चाहती हूँ। ऐसा कोई ख्वाब नहीं देखना चाहती जो कभी पूरा ना हो सके। मधु यही सब सोच रही थी कि गायत्री अपने हाथों में एक पैकेट लिए मधु के पास आकर बोली, मधु ये लीजिए बेटा, हमारी तरफ से आपके जन्मदिन का तोहफा। इसकी कोई जरूरत नहीं है दादी माँ, आपका आशीर्वाद ही बहुत है मेरे लिए, मधु ने बहुत प्यार से कहा। गायत्री ने मधु के सिर पर हाथ फेरा और बोली, जरूरत क्यों नहीं है बेटा, हम आपको अपनी पोती रिद्धिमा की तरह ही मानते हैं, तो क्या आप अपनी दादी माँ से एक छोटा सा गिफ्ट नहीं ले सकती? और ये ज्यादा कीमती तोहफा भी नहीं है, आपके लिए साड़ी है, प्लीज बेटा मना मत करिए, हमारी खुशी के लिए ले लीजिए। थैंक यू दादी माँ। इतना कहकर मधु ने मुस्कुराते हुए पैकेट ले लिया। मधु ने पैकेट बेड पर रखा और टेबल से पानी का ग्लास और मेडिसिन उठाकर गायत्री को देते हुए बोली, ये लीजिए दादी माँ, आपकी मेडिसिन। गायत्री ने मधु के हाथ से मेडिसिन ली और उसे मुंह में रखकर पानी पीने लगी। मधु ने उनके हाथ से पानी का ग्लास लिया और फिर से टेबल पर रख दिया। गायत्री मुस्कुराते हुए मधु को देख रही थी। मधु ने उनके पास आकर पूछा, दादी माँ, अगर मैं मीरा के साथ चली गई तो फिर आप खजराना मंदिर किसके साथ जाएंगी? गायत्री ने बेड पर बैठते हुए कहा, मंदिर तो हम आपके साथ ही जाएंगे, पर आज नहीं परसों, क्योंकि परसों बुधवार है। बुधवार के दिन बप्पा के दर्शन करना शुभ होता है, इसीलिए आप खुशी से अपनी सहेली के साथ जाइए और अपना बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए। इतना कहकर गायत्री ने बेड पर रखा मधु का गिफ्ट उठाकर उसे दे दिया। मधु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आप मुस्कुराती हुई बहुत प्यारी लगती हैं, गायत्री ने फिर से कहा। मधु बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए जाने के लिए जैसे ही पलटी, उसके दुपट्टे से टेबल पर रखा कांच का ग्लास जमीन पर गिरकर टूट गया। मधु ने तुरंत पलटकर देखा और मासूमियत से कहा, आई एम सॉरी दादी माँ। गायत्री मुस्कुरा दी और बोली, हम वही सोच रहे थे कि आज ये चमत्कार हुआ कैसे कि आपसे अभी तक कुछ टूटा ही नहीं। मधु ने सिर झुका लिया तो गायत्री ने फिर से कहा, जाइए बेटा, हम आपकी सैलरी से ना इस ग्लास के पैसे काटेंगे और ना ही आज की लीव के। मधु मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। गायत्री हंसने लगी। मधु जैसे ही अपना बैग कंधे पर टांगे और अपनी टूटी हुई चप्पलें हाथ में लिए भागते हुए गायत्री निवास के मैग्नेट पर पहुंची, उसकी नजरें मीरा पर पड़ी। मीरा ने ब्लैक जीन्स और रेड कलर का टॉप पहना हुआ था। वो अपनी गाड़ी से पीठ टिकाकर अपने हाथों की घड़ी को देखकर मधु के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसकी नजर मधु पर पड़ी, वो मुस्कुराते हुए उसकी ओर दौड़ी और उसे गले लगाकर बोली, हैप्पी बर्थडे। मधु के हाथ से उसकी टूटी हुई चप्पलें छूट गईं और उसने भी मीरा को कसकर पकड़ लिया। मीरा ने मधु को खुद से दूर करते हुए पूछा, ये चप्पल हाथ में लिए क्यों घूम रही है? मधु ने तुरंत अपनी दोनों चप्पलें उठाई और बोली, अरे आज ये रास्ते में टूट गई थी, यही पास में मोची बैठता है, हम रास्ते में ठीक करवा लेंगे। ये सुनकर मीरा ने उसके हाथ से उसकी चप्पलें ली और उन्हें देखने लगी। उसने गुस्से में मधु को घूरा और उसकी चप्पलें ले जाकर पास ही रखे डस्टबिन में फेंक दी। ये देखकर मधु का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने गुस्से में मीरा से कहा, ये क्या किया तूने? मैं उन्हें ठीक करवा ली थी ना। शट अप मधु, वो जुड़ने लायक नहीं थी। इतना कहकर मीरा ने मधु की बाह पकड़ी और अपनी गाड़ी का डोर खोलकर मधु को गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठाकर डोर बंद किया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गई। मधु अभी भी उसे घूर रही थी। ये देखकर मीरा ने मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट की और ड्राइव करते हुए कहा, ऐसे मत घूर, रास्ते में नहीं खरीद लेंगे, फिलहाल तू अपनी सीट बेल्ट बांध। मधु ने गुस्से में अपना सीट बेल्ट बांधते हुए कहा, हाँ, और उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मीरा को हंसी आ गई और उसने मधु की ओर देखते हुए कहा, नहीं खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि नई सैंडल मैं तुझे खरीद कर दूंगी। कोई जरूरत नहीं है, पहले बहुत एहसान है तेरे मुझ पर और बहुत सारा कर्ज भी। पता नहीं तेरे 20,000 रुपए कब और कैसे चुकाऊंगी मैं, मधु ने मुंह बनाकर बोला। मीरा को फिर से हंसी आ गई। उसने गाड़ी को दाएं मोड़ते हुए कहा, मधु, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और दोस्ती में हिसाब किताब नहीं होता। ये तू ही कहती है ना, इसलिए प्लीज अपनी बकवास बंद कर। आज तेरा बर्थडे है, इसलिए नई सैंडल अपना बर्थडे गिफ्ट समझकर ले लेना, समझी तू? मधु ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, उसकी नजर रास्ते पर पड़ी।
हम तो पहले 56 जाने वाले थे ना, पर ये रास्ता तो उज्जैन की ओर जाता है, यही ना? मीरा ने मधु की बात बीच में काटते हुए पूछा। मधु हैरानी से मीरा को देखने लगी। मीरा मुस्कुराते हुए फिर से बोली, तू भोलेनाथ को बहुत मानती है ना, इसीलिए हम उज्जैन के महाकाल मंदिर जा रहे हैं, बाबा महाकाल के दर्शन करने। तू पागल हो गई है? मैं यूं बिना अपने घर वालों को बताए शहर से बाहर कैसे जा सकती हूँ? और तू मेरी माँ को बहुत अच्छे से जानती है, अगर उन्हें पता चला तो तू जानती है ना कि क्या होगा। प्लीज तू गाड़ी को वापस ले, मैं उज्जैन नहीं जाऊंगी, मधु ने परेशान होकर कहा। मीरा ने गुस्से में कहा, शट अप मधु, उज्जैन कोई लंदन में नहीं है। तू अच्छे से जानती है कि इंदौर से सिर्फ 1 घंटे में हम उज्जैन पहुंच जाएंगे। अभी सिर्फ सुबह के 11 बजे हैं। हम 12 बजे तक महाकाल मंदिर पहुंच जाएंगे और दर्शन करके 2 बजे तक वापस भी इंदौर आ जाएंगे। तेरी माँ को कुछ पता नहीं चलेगा, और वैसे भी मैं तेरे लिए नहीं अपने लिए वहां जा रही हूँ। एग्जाम सिर पर है, तुझे तो कोई टेंशन होगी नहीं, पर अगर मैं पास नहीं हुई ना तो मेरे डैड मेरी शादी करवा देंगे। महाकालेश्वर मंदिर में सबकी विश पूरी होती है। तू अपने लिए एक सपनों का राजकुमार मांग लेना और मैं एग्जाम में अच्छे नंबर, दोनों का काम हो जाएगा। मधु मुस्कुरा दी। उसे मुस्कुराता देख मीरा भी मुस्कुराने लगी। मधु, पीछे की सीट पर ना एक बॉक्स रखा है, उसे उठा। मीरा ने इतना कहा तो मधु ने पलटकर पीछे देखा और सीट पर रखा बॉक्स उठाया और उसे खोलने लगी। बॉक्स में नई सैंडल थी। मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हो तो तूने इसलिए मेरी चप्पल फेंकी थी? मीरा ने गाड़ी को बाईं मोड़ते हुए कहा, जी हाँ, क्योंकि तुझे तो नजर आया नहीं था कि तेरी चप्पलें अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं और कभी भी तुझे धोखा दे सकती हैं, पर मुझे दिखाई दे चुका था, इसीलिए कल ही तेरे लिए खरीदी थी। कैसी है? मधु ने बॉक्स को फिर से पीछे रखा और सैंडल पहनते हुए कहा, बहुत सुंदर है। मीरा मुस्कुरा दी और बोली, मधु आज तेरा बर्थडे है, इसलिए प्लीज कम से कम आज तो भगवान से अपने लिए कुछ मांग लेना, वरना हमेशा सिर्फ दूसरों के बारे में ही सोचती है। मेरे लिए मांगने के लिए तू है ना, तो मुझे मांगने की क्या जरूरत? मुझे अच्छे से पता है कि आज भी तो मेरे लिए वहां जा रही है। मधु ने बहुत प्यार से मीरा की ओर देखकर कहा। मीरा मुस्कुराने लगी और बोली, सही कहा तूने, आज मैं तेरे लिए भगवान से एक ऐसा जीवन साथी मांगने जा रही हूँ जो सिर्फ तेरे बारे में सोचे, तेरा ख्याल, तेरी हर ख्वाहिश बिना तेरे कहे पूरी कर दे और तुझे बहुत 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 प्यार करे। मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है मीरा, अगर होती तो पैदा होते ही मेरे माथे पर नाजायज शब्द नहीं लिखा होता, पापा मेरी जान बचाने की सजा नहीं भुगत रहे होते, मुझे पालने वाली माँ यूं मुझे नफरत की नजरों से नहीं देख रही होती। मुझे ऐसे जीने की आदत हो गई और मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ। कहते हैं प्यार इंसान की जिंदगी बदल देता है, पर इसी प्यार ने मेरे पैदा होने से पहले ही मुझसे सब कुछ छीन लिया। मुझे जन्म देने वाली औरत एक शादीशुदा इंसान से प्यार करके मुझे इस दुनिया में ले तो आई, पर खुद इस दुनिया से चली गई और उनकी इस गलती की सजा मैं भुगत रही हूँ। नफरत है मुझे प्यार शब्द से और मैं नहीं चाहती कि मुझे कभी भी किसी से प्यार हो। पर प्यार किया नहीं जाता मधु, प्यार तो बस हो जाता है। तुझे पता भी नहीं चलेगा और एक दिन तुझे किसी से इतना प्यार हो जाएगा कि तू उसके इश्क में अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएगी। मीरा ने मधु की ओर देखकर कहा। मधु ने खिड़की से बाहर देखकर कहा, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके इश्क में मैं खुद को भूल जाऊं। है, जरूर है, और मेरा दिल कहता है कि वो आज ही तुझे मिलेगा, मीरा ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा। मधु ने मुस्कुराते हुए मीरा के गाल को छूकर उसका चेहरा सामने करते हुए कहा, अपनी बकवास बंद कर और सामने देखकर गाड़ी चला, वरना मुझे मेरा राजकुमार मिले ना मिले, हम दोनों को ना भगवान के घर जाने का रास्ता जरूर मिल जाएगा। मीरा को हंसी आ गई और मधु को भी। दोनों 1 घंटे का सफर तय करके महाकाल मंदिर पहुंचे। मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ, तब तक तू प्रसाद ले ले, मीरा ने कहा। मधु मुस्कुराते हुए गाड़ी से बाहर आई और बोली, मैं वहां सामने की दुकान पर ही हूं, तू जल्दी आ। इतना सुनते मीरा गाड़ी लेकर चली गई। मधु ने मंदिर की ओर देखा और हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, जय श्री महाकाल। उसने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में किसी लड़के की आवाज पड़ी, जिसने बहुत ऊंची आवाज में कहा, जय श्री महाकाल। मधु ने अपनी आंखें खोली और पलट कर देखा, पर उसके पलटते ही सफेद रंग की धोती पहने एक लड़का उसके पास से निकल गया। मधु ने अपनी नजरें इधर उधर घुमाकर देखा और फिर सामने की दुकान की ओर बढ़ी। उसने अपनी सैंडल वहीं उतारी और वहां लगे नल पर अपने हाथ पैर धोए और फिर दुकान से प्रसाद की टोकरी ली। उसने दुकानदार से पूछा, कितने हुए? 100 रुपए। दुकानदार के इतना कहते ही मधु ने अपने बैग से 100 रुपए निकालकर उसे दे दिए। तभी मीरा भी वहां आ गई। मीरा ने भी अपनी सैंडल वहां उतारी और दुकानदार से कहा, भैया हमारी सैंडल यहीं रखिए, प्लीज ध्यान रखिएगा। जी। दुकानदार के इतना कहते ही दोनों मंदिर की ओर चल दी।
हर हर महादेव और जय श्री महाकाल कहते हुए वीआईपी रास्ते से लोग के साथ दोनों मुस्कुराते हुए मंदिर की ओर चली जा रही थी। तभी भीड़ में लोगों की आवाजों के बीच मधु को फिर से उसी लड़के की आवाज सुनाई दी जो बिना रुके सिर्फ जय श्री महाकाल कहते हुए उनके पीछे ही आ रहा था। मधु ने फिर से पलटकर पीछे देखा, पर उसके पीछे चल रही कुछ औरतों की वजह से उसे वो लड़का दिखाई नहीं दिया। मधु फिर से आगे देखने लगी और चलते हुए फिर से कहने लगी, जय श्री महाकाल। कुछ देर चलने के बाद दोनों ने ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। मधु ने प्रसाद की टोकरी लिए हुए ही अपनी आंखें बंद करते हुए मन ही मन भगवान से कहा, शिव जी, मेरे पापा को जल्दी से ठीक कर दीजिए, उन्हें फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर दीजिए, तब शायद माँ का गुस्सा थोड़ा कम हो जाए और वो मुझे भी अबीर की तरह प्यार करने लगे। मीरा ने भी मन ही मन भगवान से कहा, भोलेनाथ, मधु तो इतनी प्यारी है कि जो उससे मिले वो उससे प्यार करने लगे, और आपकी तो वो पूजा करती है, फिर क्यों आप उसकी जिंदगी नहीं बदलते? आपके होते हुए भी वो बचपन से इतना कुछ सह रही है, पर अब तो बस करिए ना। अब तो उसकी जिंदगी में कोई ऐसा भेज दीजिए जो उसे अपनी पलकों पर बैठा के रखे, उसका ख्याल रखे, उसे बहुत प्यार करे। प्लीज भोलेनाथ, भेज दीजिए ना उसके लिए किसी राजकुमार को। तभी वो लड़का मधु के पास से निकलकर गर्भगृह के दरवाजे के पास पहुंचा। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और गर्भगृह के अंदर आ गया। वो लड़का भोलेनाथ की पिंडी के सामने बैठकर पंडित जी के बताए अनुसार पिंडी का अभिषेक करने लगा। मधु ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसके सामने एक गोरा चिट्टा लड़का सिर्फ धोती पहनी ज्योतिर्लिंग की पूजा कर रहा था। लड़के की उम्र यही कोई 26-27 साल होगी और उसके चेहरे पर हल्की हल्की सी दाढ़ी थी। मधु ने उसे देखते हुए कहा, लगता है कोई बड़ा आदमी है, इसीलिए तो गर्भगृह में बैठकर अपने हाथों से भोलेनाथ की पूजा कर रहा है। लगता तो कुछ ऐसे ही है, मीरा ने भी उस लड़के को देखकर कहा। तभी पूजा करवा रहे पंडित जी ने उस लड़के से कहा, भगवान को नारियल अर्पित कीजिए। वो लड़का अपनी पूजा के सामान में नारियल ढूंढने लगा जो शायद उसके पास नहीं था। ये देखकर मधु ने अपनी टोकरी से नारियल उठाकर पंडित जी को देते हुए कहा, पंडित जी, ये उन्हें दे दीजिए, शायद उनके सामान में नारियल नहीं है, इसके बिना उनकी पूजा अधूरी रह जाएगी। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए नारियल लेकर उस लड़के को देते हुए कहा, ये लो बेटा। उस लड़के ने हैरानी से पंडित जी की ओर देखा तो पंडित जी ने तुरंत कहा, बिना नारियल चढ़ाए तुम्हारी पूजा अधूरी रह जाएगी, इसीलिए ले लो। उस लड़के ने कुछ देर सोचा और फिर नारियल ले लिया और फिर पूजा करने लगा। मधु ने अपनी टोकरी पंडित जी को दी और भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। पंडित जी ने टोकरी का सामान भगवान को अर्पित किया और दोनों को चंदन का टीका लगाया और फिर प्रसाद टोकरी में रखकर मधु को वापस दे दिया। मधु उस लड़के को देखते हुए आगे बढ़ गई। मधु तो आगे बढ़ गई, पर मीरा अभी भी उसी लड़के को पलट पलट कर देख रही थी। मधु ने जब मीरा को उस लड़के को देखते देखा तो मुस्कुराते हुए उसकी बांह पकड़कर बोली, आगे देखकर चल मीरा, गिर जाएगी। पीछे इतना खूबसूरत नजारा हो तो कोई आगे क्यों देखेगा यार, कितना हॉट है, उसकी बॉडी तो देख, उसके 6 पैक साफ नजर आ रहे हैं। मीरा ने फिर से उस लड़के को देखकर कहा। मधु ने मुंह बनाकर कहा, छी, मंदिर में खड़े होकर इस तरह की बातें कौन करता है? मुझे तो लगता है कि ना वो इस मंदिर का कोई नया पुजारी है। अगर इतना हॉट पुजारी हो तो मैं तो 24 घंटे मंदिर में ही खड़ी रहूं। मीरा ने चलते चलते उस लड़के की ओर देखकर कहा। ये सुनकर मधु को हंसी आ गई और उसने मीरा की कलाई पकड़ी और तेजी से चलते हुए कहा, मुझे लगता है तेरा यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं है, पर मैं अगर टाइम पर नहीं पहुंची ना तो हमेशा के लिए घर से बाहर कर दी जाऊंगी। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया और मुंह बनाते हुए मधु के साथ चल दी। गर्भगृह से बाहर आकर वो दोनों वहां बने बाकी मंदिर में एक एक करके माथा टेकने लगे। मीरा ने मधु को छेड़ते हुए कहा, वैसे मधु, उस लड़के के साथ तेरी जोड़ी एकदम परफेक्ट रहेगी। ये सुनते ही मधु के कदम मंदिर की सीढ़ियों पर ही रुक गए। उसने गुस्से में कहा, तुझे ना कभी कभी पागलपन के दौरे पड़ते हैं, कुछ भी बोलती है। इतना कहकर मधु गुस्से में जाने लगी, पर मीरा ने उसकी बांह पकड़कर कहा, अरे नाराज क्यों हो रही है? मैं तो बस इसीलिए कह रही थी कि तू भोलेनाथ की पुजारन और वो पुजारी, क्या जोड़ी रहेगी ना तुम दोनों की। मधु ने मुस्कुराते हुए मीरा की ओर देखकर कहा, मुझे कोई पुजारी नहीं चाहिए, मुझे वो लड़का तब ज्यादा अच्छा लगता जब उसने ब्लू जीन्स और व्हाइट शर्ट पहनी होती, उसकी पर्सनालिटी को भी सूट करती। ये सुनकर मीरा आंखें खोली उसे घूरने लगी। मधु ने फिर से कहा, मुझे घूरना बंद कर और जल्दी से सारे भगवानों के दर्शन कर ताकि हम जल्दी घर पहुंच सकें। इतना कहकर मधु आगे चल दी। मीरा दौड़ती हुई उसके पास आई और उसकी बांह पकड़कर उसे छेड़ते हुए बोली, वैसे मुझे नहीं पता था कि तूने उस लड़के की पर्सनालिटी पर इतनी जल्दी रिसर्च कर ली है। लगता है तेरा दिल आ गया है उस पर, तभी तूने उसे इतने ध्यान से देखा। कहीं तुझे उससे पहली नजर में प्यार तो नहीं हो गया? शट अप मीरा, आज तो मेरे हाथ से ना बहुत मार खाएगी, मधु ने गुस्से में कहा। उसके इतना कहते ही मीरा हंसते हुए भाग खड़ी हुई। मधु भी उसके पीछे दौड़ने लगी। दोनों मंदिर परिसर में पकड़म पकड़ाई खेलने लगी। तभी मंदिर परिसर में लगे तख्त में मधु का दुपट्टा फंस गया।
वो अपना दुपट्टा निकालने की कोशिश करने लगी। जब दुपट्टा नहीं निकला तो उसने अपना दुपट्टा जोर से खींचा, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया। दुपट्टा आकर उसके सिर पर गिरा और वो खुद भी गिरने लगी, पर इससे पहले कि वो गिरती, उसी लड़के ने आकर उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया जो मंदिर में पूजा कर रहा था। मधु का चेहरा ढका हुआ होने की वजह से उस लड़के को मधु का चेहरा ठीक से नजर नहीं आया, पर मधु की आंखें उसे नजर आ रही थी। मधु उस लड़के को साफ साफ देख पा रही थी। मीरा ने जब उन दोनों को ऐसे देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि मंदिर में पूजा करने वाला लड़का उसके सामने ब्लू जीन्स और व्हाइट कलर की शर्ट में मधु को बाहों में लिए खड़ा था।